भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो 21वीं शताब्दी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी की शताब्दी है, वो वास्तव में कैसे अंबेडकरवादी बच्चों की शताब्दी है। साथ ही जानेंगे कि माता पिता हमारे किस तरह से बच्चों को इस मुख्य धारा से बाहर कर देते हैं और 21वीं सदी में माता पिताओं के क्या कर्तव्य हैं। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने, जिसमें विशेष करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने अपने शैक्षिक दर्शन में वो कौन सी आधारशिलाएं रख दी हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी जो है बहुजन महापुरुषों के बच्चों की शताब्दी है। यह शुद्ध रूप से एक ही वाक्य में कहा जाए कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर के बच्चों की शताब्दी है, सदी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने घर के सारे मोबाइल्स पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही हमें आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा। देखिए, बात करते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी पर, जहां पर विशेषकर बहुजन महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर तक जो श्रृंखला रही है, उसमें शिक्षा, प्रज्ञाशील का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो चरित्र के विकास में अहम रोल खेलता भी है। अब यहाँ पर हमारा जो आज का जो टाइटल है, जिसमें आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन और उनके जो ओजस्वी व्यक्तित्व को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 21वीं शताब्दी अंबेडकरवादी बच्चों की शताब्दी है। कैसे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं कि ये जो वीडियो आपके पास आया है, उसमें 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी प्रेरणा से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। जिसमें पहली है पूनम गौतम, दूसरे है अभिषेक कुमार और तीसरे मेरे अग्रज बड़े भाई आरसी बौद्ध सर हैं। इनके प्रेरणा की वजह से मैं ये वीडियो आप तक लेके आया हूं। चलिए मूल मुद्दे पर पहुंचते हैं और यहां पर देखते हैं माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले जो क्रांतिकारी राष्ट्र माता या कहिए राष्ट्र निर्माण की प्रथम आधारशिला रखने वाली अगर कोई भारत में स्त्री है, प्रथम जो स्त्री हैं, तो वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जो विद्रोही स्वर दिया, जो नेतृत्वकर्ता का जो स्वर दिया, एक माँ के आंचल से जिस तरह से बच्चे का भविष्य निकलता है, वो जो प्यार दिया, उसको उनकी कविताओं से हम समझेंगे। देखिए, यह कुछ कविताओं को मैंने चूज किया है और इसी के आधार पर आगे के वीडियो में आपको उन बातों को मैं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा कि क्यों जरूरी है माता सावित्रीबाई फुले, क्यों जरूरी है उनका चित्र आपके घर में और क्यों जरूरी है कि उनके व्यक्तित्व को हम अपने चरित्र में ढालें। पहली कविता देख लेते हैं। बिना ज्ञान के व्यर्थ सभी कुछ हो जाता, बुद्धि बिना तो इंसान भी पशु कहलाता। ध्यान रखना, यहां पर ये माता सावित्रीबाई फुले बुद्धि के विकास की बात करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में बुद्धि के विकास पर बृहद रिसर्च हुए हैं। किस तरह से हम अपने बुद्धि के विकास से अपने समाज को, परिवार को और खुद को एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं। और जिस तरह से पहली बार मनुष्य ने पहिए और आग के आविष्कार के द्वारा अपनी बुद्धि और विवेक से गतिशील बनाया है, मूवमेंट वाला बनाया है, और आज हम सितारों पर जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे केवल बुद्धि का विकास है। और यहां पर माता सावित्रीबाई फुले इसी बात को कहती हैं कि बिना ज्ञान के व्यर्थ सभी कुछ हो जाता, यानी आपके बुद्धि का जो विकास होगा वो आपके ज्ञान से होगा। साथ ही बुद्धि के बिना इंसान भी पशु कहलाता। आपके अगर अंदर बुद्धि है, इस जो माइंड जो दे रखा है, जो 1450 ग्राम का जो भेजा यानी मस्तिष्क आपके पास जो दे रखा है, अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका वैज्ञानिक प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप मनुष्य रहते भी क्या है, जानवर के समान है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीजें फालतू हैं, कौन सी चीजें अंधविश्वास वाली हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कचरा है और उन्हें घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, अर्थात अपने मस्तिष्क से बाहर कर देना चाहिए। बच्चों में यह बात होना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से, बातचीत से, समूह में कौन सी बातें ऐसी हैं जो उनके लिए बेकार हैं, उनके भविष्य के लिए बेकार हैं, इतने मस्तिष्क का प्रयोग उनमें आना चाहिए। इतने हाई लेवल पर यह पूरी कविता है, जिसका मैंने केवल एक शीर्षक या शुरुआत के ही 2 वाक्य लिए हैं। तो यहां पर बुद्धि के विकास की बात जो माता सावित्रीबाई फुले करती हैं,
तो उसमें बुद्धि के विकास का मतलब है उनके सर्वांगीण विकास, उस बच्चे में इतनी समझ विकसित हो जाए कि वो अपनी अंतिम सांस तक वो सही निर्णय कर सके, 1+1 2 कह सके। साथ ही अंग्रेजी माँ सूत्रों का उद्धार करे तू मनोभावना से देती सत सत ज्ञान हमें तू। अब देखिए यहां पर देखिए अंग्रेजी माँ उन्होंने एक कविता लिखी है और उसका शीर्षक ही अंग्रेजी मैया है। अब देखो यहां दो बातें आपको समझने की जरूरत है। यूनेस्को की बात कर लें या जितनी भी शिक्षा की संस्थाएं हैं विश्व में, भारत में, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे एनसीएफ हो, वो दो बातें कहती है कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए। साथ ही हमारी जो और जो प्राथमिक शिक्षा के बाद में ये कहा जाता है कि एक आपको लैंग्वेज विदेशी जरूर सीखनी चाहिए। अब देखिए माता सावित्रीबाई फुले उस वक्त 1848 के दौर में ये बात कहती हैं कि मदर टंग के साथ साथ आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। यह बहुत बढ़िया और कितनी प्यारी बहुत बड़ी कविता है। मैंने केवल छोटा सा इसका शीर्षक लिया है कि देती सत सत ज्ञान हमें तू। मतलब उस वक्त जो नॉलेज था वो अंग्रेजी माध्यम में था, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ही संस्कृत के मामले में ही ग्रंथ उपलब्ध थे, बौद्धिक साहित्य तो लगभग यहाँ से गायब ही था। तो इस तरह से वो कहती हैं कि आपको जो भी साइंटिफिक जो नॉलेज है इस वक्त अंग्रेजी साहित्य में मिलता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे लिए लड़ पाए, क्योंकि उन्होंने उस विश्वविद्यालय में उस स्तर की किताबों को अध्ययन किया था, अपने आप को उन किताबों में डुबो दिया था ताकि उनकी लड़ाई भविष्य में बहुत आसान हो गई। यानी जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट था, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिकल, ये सारा की सारी पुस्तकें बाबा साहब की लाइब्रेरी में थी और उस वक्त ये सारी किताबें इंग्लिश में थी। तो आप सोचिए आज आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप गूगल करेंगे, मोबाइल करेंगे, कोई भी आपको न्यू रिसर्च देखनी होगी तो आपको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। और आज यही जो संस्कृत करने वाले लोग थे जो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करते थे, आज वो सारे के सारे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और विदेश में भेजते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो। तो अंग्रेजी का जो महत्व है उस वक्त हमारी माता सावित्री फुले समझ चुकी थी और उन्होंने बकायदा कविता के माध्यम से इस बात को समझाया है। आज जैसे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, आप ये कहो वैसे उनकी थ्योरी मिले वैसी नहीं है, आपको उनकी किताबों से, उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनके पत्रों के माध्यम से इन एजुकेशन साइकोलॉजी को निकालना पड़ेगा, उनकी सोच को निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगली है, नहीं है ज्ञान नहीं है विद्या, ना इच्छा पढ़ने लिखने की, बुद्धि होकर चले न उस पर, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति को कैसे कहे इंसान। देखिए वो कहती है जो व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है वो इंसान है ही नहीं, मतलब वो इंसान मानने से इनकार कर देती है। जैसे आज कोई कह दे कि एक कोई बंदर गया था, कोई पक्षी गया था और उसने सूरज खा लिया, अब उसका बुद्धि का उसने उपयोग ही नहीं करता। भाई कैसे एक चिड़िया सूरज को खा सकती है, कोई बंदर सूरज को खा सकता है, मतलब ये जानते हुए कैसा संभव नहीं है और फिर भी उसको बात को मान रहे हो, तो आप इस मस्तिष्क के प्रयोग करने लायक ही नहीं हो, आप इंसान ही नहीं हो। तो इतनी बहुत बड़ी गंभीरता वाली बात कह दी कि जो सत्य को सत्य न कह सके, असत्य को असत्य न कह सके, जो झूठ को परख न सके, तो ऐसे व्यक्ति को इंसान कहना ही उचित नहीं है। अगला है, स्वाभिमान से जीने हेतु अरे बेटियों पढ़ो लिखो, हर दिन पाठशाला में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाओ सुनो, हर स्त्री पहने शिक्षा का गहना, जाओ पाठशाला में ज्ञान की शिक्षा लो। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर लड़ पाए तो शिक्षा की बदौलत है। आज जितनी भी बड़ी लड़ाइयां ली गई हैं उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबसे बड़ा हथियार अगर कोई माना गया है तो शिक्षा माना गया है। परिवर्तन की जो धुरी मानी गई है, परिवर्तन की जो लहर मानी गई है, वो शिक्षा मानी गई है। और यहां स्वाभिमान से जीने के लिए आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। साथ ही वो क्या कहते हैं, अरे बेटियों पढ़ो लिखो। माता सावित्री फुले क्या कह रही है? क्योंकि परिवार की आधारशिला माता होती है, क्योंकि माता का जो माता को सबसे ज्यादा फॉलो बच्चे करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो माता का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, किसी देश का अगर विकास नापना हो तो वहां देखिए कि वहां महिलाओं का, स्त्रियों का, बालिकाओं का विकास किस स्तर पे हुआ है, उनका शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास किस स्तर पे हुआ है। उसी पैमाने पे आप समझ पाएंगे कि उस देश का विकास कितना हुआ है और आगे कितना वो देश विकास कर सकता है। तो
यहां मैंने इनकी कुछ कविताओं को इसलिए संदर्भ लिया है कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स में, आगे आने वाले वीडियो के जो सेक्शन होगा उनमें इनका आधार लगेगा। अब देखिए यहां पर देखिए मैं इन्फेंसी की बात करता हूं। हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो माता सावित्रीबाई फुले विजनरी सोच की महिला थी और इन्फेंसी पे भी उनके जो विचार हैं वो बच्चियों और बेटियों के लिए बहुत योगदान उसमें देती हैं। यानी आप अपने बच्चों में जन्म लेते हुए क्या कहते हैं, मेरे घर लाडली आ गई, मेरे घर परी आ गई, मेरा सोना आ गई, मेरा बाबू आ गया, मेरा लाडा आ गया, मेरा शेर लिया, शेर ने जन्म लिया, ऐसे तमाम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, स्वाभाविक मन में आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब आपके हाथ में जब बच्चा पहली बार आता है, चाहे आप माता हो चाहे पिता हो, कभी सोचा है कि ये बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? कभी सोचा है कि क्या ये मेरा बच्चा जो आज मेरे हाथ में आया है ये विश्व में नोबेल पुरस्कार जीत सकता है? अगर इतने अच्छे सपने पहली बार गोद में नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने भी अपने मस्तिष्क का उतना प्रयोग नहीं किया है और हमने भी अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको एक खांचे में, सीमित दायरे में ही रख दिया है। और खासकर अब तो जो हमारे लोग हैं, अक्सर मैं सुनता हूं कि नौकरी ही सब कुछ है, जबकि नौकरी सब कुछ नहीं है। शिक्षा का मतलब बुद्धि का सर्वांगीण विकास है। तो यहां पर माता सावित्रीबाई फुले बेटियों की शिक्षा में और बच्चों में सपने देखने की बात करती हैं कि यह माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों में विकास के आधार तत्व ढूंढे। आधार तत्व की बात समझते हो? आधार वो होता है जिसमें उसका संपूर्ण व्यक्तित्व टिका रहता है। तो माता सावित्रीबाई फुले ये बात क्यों कह पाई? सोचिए, उनके तो बच्चे थे नहीं, लेकिन जब उन्होंने विधवाओं के लिए, जो विधवाएं अपने गर्भवती हो जाती थी किसी भी कारणवश, उनके बच्चों को जन्म देती थी, तो सोचिए उस माँ ने, जिन्हें खुद के बच्चे नहीं थे, पूरे समाज के बच्चों को अपना बच्चा माना। और इतना ममतत्व, जो माँ का जो प्यार है, जब दिल के अंदर गहराई तक होता है ना, तभी ऐसे सिद्धांत ऐसे बाहर निकल के आते हैं, ऐसे सपने बाहर आके निकल के आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभी नारा चल रहा है मोदी जी के द्वारा, लेकिन वास्तव में होता क्या है? हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक सरकारी माध्यम बना दिया है, लेकिन रियलिटी में वो हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे वो बेटी किसी की भी हो, अगर वो पढ़ने जाती है या कोई नया आयाम खड़ा करने देने जाती है तो उसमें कम से कम आप बाधा मत बनिए। अगर कोई वो नया काम करने जा रही है तो उसमें उस बुरे व्यक्तित्व के साथ उसके सामने आप बाधा मत बनिएगा। तो देखिए अगला जो है, अब माता सावित्रीबाई फुले और आधुनिक जो रिसर्च है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, उनके विचार और माता सावित्रीबाई फुले के जो विचार हैं उनमें कितना तुलना है आप देखिएगा। संगीत के द्वारा, खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, यह माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं। ठीक है, मिट्टी के लिए गीत भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, लेकिन यही बात फ्रोबेल ने कही, यही बात मारिया मॉन्टेसरी ने कही। मारिया मॉन्टेसरी 1490 मतलब ये 1894 के बाद उनकी ये फिलॉसफी आई है, और जबकि माता सावित्रीबाई फुले की ये फिलॉसफी है, ये कविता है, ये सोच है, वो 1848 में ही दिखने लग गई है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे जो महापुरुष थे वो बौद्धिक रूप से विजनरी थे। आज हम मातृभाषा में और अंग्रेजी दोनों को अपना रहे हैं, और हम 1848 में हमारे बहुजन महापुरुष इसकी दिशा निर्देश दे रहे थे। इसीलिए विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरे जो तीसरे गुरु हैं वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। उनके पीछे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा था, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा था, हिस्ट्री को पढ़ा था, विविध जो आयाम के द्वारा जो कोलंबिया और विदेशों में जो शिक्षा चल रही थी उनको आत्मसात किया था। उसके बाद अगर कोई एक वो हमारे लिए आदेश देते हैं, हमारे लिए बताते हैं कि मेरे तीसरे गुरु हैं, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके शब्दों में एक लाइन मत समझ लीजिएगा, बहुत गंभीर बात है किसी को गुरु कहना। तो देखिए यहां पर सिगमंड फ्राइड है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानेंगे। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये वो काल है जब आपका बच्चा छोटा सा रहता है। सोचिए क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 साल में बन जाता है, बाकी से होता है वो अपना किरदार को निभाता है। और हमारे जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अपने बच्चों के साथ यही वो एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा हम केयरलेस रहते हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लालन पालन के लिए, प्रेम के लिए तो काम देते हैं, लेकिन जिंदगी के जिन्हें
जो संघर्ष उसे करना होता है, उन आदतों को हम उसमें शामिल नहीं करा पाते हैं, उनमें व्यक्तित्व के बीज हम नहीं बो पाते हैं। तो ये उन माता पिताओं के लिए स्पष्ट रूप से वीडियो है कि माता सावित्री फुले को उस संदर्भ में समझें, ताकि उनको सीख करके आप अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकें। अगला कहना एडलर क्या कहते हैं, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यहां पर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, माता सावित्री फुले भी कहती है उच्च पोषण उच्च खाना। सोचिए, पढ़ना लिखना, ये दोनों की बात कहती हैं। और एडलर क्या कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। आपका मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, आपका शारीरिक विकास होगा। ये होगा कैसे, संवेगात्मक विकास होगा कैसे, इसकी जो बीजारोपण है, ये सारा का सारा शैशवावस्था में ही निश्चित होता है। साथ ही क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट है जो आपका पश्चिम में औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ और उसका प्रभाव एजुकेशन सिस्टम में ही पड़ा। तो उन्होंने देखा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारा जो मानवीय संसाधन है, यानी जो हम लोग जो होते हैं वो मानवीय संसाधन होते हैं, इन पे अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे तो राष्ट्र तरक्की करेगा। और 20वीं सदी जो तरक्की करेगी तो बच्चों के विकास भी करेगी, और देखिए वही हुआ भी। तो अब सोचिए, गुडनेफ क्या कहते हैं, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उतना आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। आप अपने बच्चे को हाथ में लिए रहते हैं, लेकिन रियलिटी में देखिए उसका जो मानसिक विकास है वो आधे से ज्यादा केवल 3 साल में होता है। क्या हम उसके आसपास का वातावरण ऐसा बनाते हैं कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसे देखेंगे। आपकी गोदी में लिया हुआ जो बच्चा होता है ना, ये मत समझिएगा कि उसे नहीं आता है, वो अपनी मस्तिष्क का प्रयोग, आपकी आंखों से प्रयोग करके वो सारा कुछ देख रहा होता है आपके आसपास का। अगर आपके घर के आसपास, अगर आपके कमरे में अंधविश्वास के चेहरे हैं, अंधविश्वास के चित्र बने हुए हैं, अंधविश्वास की क्रिया होती हैं, वो सारा रीड करता रहता है। इसीलिए बच्चे जो बहुजन समाज में हैं अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं। लड़कियां विशेषकर अंधविश्वासी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उनका लालन पालन उसी में होता है, पूजा पाठ अंधविश्वास में होती है। तो ये बाद में प्रकट होता भी है। तो आपके घर का साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, संस्कार ऐसे होने चाहिए ताकि उसके बच्चे का वैज्ञानिक विकास हो सके। बैलेंटर क्या कहते हैं, सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, मतलब जो छोटी सी अवस्था होती है, सारा कुछ आधार वहीं से होता है और हम सबसे ज्यादा लापरवाह वहीं होते हैं। बच्चों को भी लेकर मंदिर जाएंगे, बच्चों को लेकर के ही हम भूत तमाशा प्रेत कहानियां सुनाएंगे और वो फिर जीवन भर उसे ढोता ही रहता है। हम जैसे कैडर वाले समझाते रहते हैं। तो मैंने तो यही कह दिया भाई, पहले बच्चों पे काम कर लो, क्योंकि महाजन महापुरुषों ने बच्चों पे काम करने के लिए सबसे पहले बोला है, शिक्षा के लिए सबसे पहले बोला है। साथ ही स्टाइन कहते हैं बच्चा अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, हम बच्चों को खेलने नहीं देते। अरे उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग खेल से आती है, नेतृत्व की क्षमता खेल से आती है, और हम खेलने से उसे मना कर देते हैं। तो उसकी जो हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलेंगी नहीं, उसके निर्णय की क्षमता निकलेगी, दिखेगी ही नहीं। इसीलिए स्टाइन का बहुत बड़ा एक वो है कथन है। ड्राइविंग क्या कहते हैं, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। और इन आदतों के बारे में 4 से 5 कविताएं केवल माता सावित्रीबाई फुले जी ने ही लिखी हुई हैं। तो इनकी किताबों को आप पढ़िए, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और हम बीसीएनसी न्यूज के माध्यम से आप तक ये सारी चीजें पहुंचाते रहेंगे। बसते आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ना तो डोनेशन वाले लोग हैं और ना ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप हमारे इसको शेयर कर देंगे तो उससे जो ऐड आता है उससे हम अपना खर्चा चला सकते हैं। तो पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। यानी छोटे समय ही अगर बच्चे को साइंटिफिक टेम्परामेंट में, अच्छी आदतों में, सेविंग्स में, उसको बृहद सोच में, उसी अच्छी आदतों के का अगर हम उन आदतों का निर्माण करवा देते हैं तो बच्चे को फिर बताना नहीं पड़ता है। आप देखो, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे और हमारे बच्चे, थोड़ा अंतर तो दिखाई देता है। जैसे अमेरिका और जापान के बच्चे और हमारे बच्चे, उनमें अंतर दिखाई देगा। अभी आजकल जो दिल्ली में और बीजेपी की, दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल और जो बीजेपी में लड़ाई चल रही है कि हम फिनलैंड भेजेंगे। भाई अरे फिनलैंड क्यों भेज रहे हो टीचर को, तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं इतनी कि आप अपने यहाँ आज सब कुछ होते हुए भी अपने टीचर को सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति दे सको। आप फिनलैंड भेज रहे हो, आप में क्षमता ही नहीं है, और वैसे भी मनवादियों में क्षमता होती ही नहीं है। अब देखिए, आज पढ़ने वाला कल का लीडर होगा, यह मार्गरेट फुलर का कथन है। और नेतृत्वकर्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माता सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले, शिक्षा के लिए वो कहते हैं कि नेतृत्वकर्ता बनना चाहिए। और यही बात मार्गरेट फुलर कह रहे हैं कि आज पढ़ने वाला कल का लीडर होगा।
अगर शिक्षित होगा, बुद्धि का विकास करने वाला छात्र होगा, तो वो अपने समाज का, परिवार का, देश का नेतृत्व करेगा। और इसमें ये किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से होगा। साथ ही शिक्षा जीवन को तैयार नहीं है, शिक्षा ही जीवन है, ये जॉन डीवी का कथन है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जब बाबा साहब अमेरिका में थे, तो पूरा यूरोप और जो अमेरिका है वो इनकी शिक्षण पद्धति से घिरा हुआ था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस शिक्षण पद्धति को अपना करके बेहतर हमें मॉडल दिया। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी आपके पास दी, जिसमें कल्चर का भी पार्ट था। तो आप समझिएगा कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने आपके पास जो आदेश दिए हैं, वो भविष्य में जो तत्कालीन जो उस वक्त की बेस्ट चीजें थी, बेस्ट सिद्धांत थे, उसको अपना करके, अपना प्रयोग करके बिजनेस सोच दी, आपको बिजनेस सिद्धांत दिया, ताकि आप इसे लगातार अपडेट करते रहिए। लेकिन हम कितना कर पाए, ये आप और हम स्वयं मूल्यांकन करें। अब देखिए, घरों में किसकी तस्वीर होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसको लेकर के बहुजन महापुरुषों के क्या सिद्धांत हैं। और मैं डायरेक्ट पूरे सारा संदर्भ दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर घर में न्यूटन का चित्र लगा होगा, या किसी वैज्ञानिक का चित्र लगा होगा, या नोबेल पुरस्कार विजेता का चित्र लगा होगा, तो बच्चा जिज्ञासा होती है, वो प्रश्न करता है ये कौन है। ठीक है, तो आप बता सकेंगे ये न्यूटन है और इस सेब से उन्होंने खोज की, यानी उसे बौद्धिक विकास होगा, वो भी कुछ सोचेगा, नया सोचेगा, और आप उसे बता सकते हैं, और यही शिक्षा उसे आगे काम भी आएगी। जैसे बाबा, आप घर में बेटी पढ़ रही है, बाबा साहब का चित्र है, अगर पूछे कि ये कौन है, तो आप बताएंगे ना कि पढ़ के इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने हमारे मुक्ति दी, और स्त्रियों, छात्रों का विकास के नए आयाम दिए। बृहद बात है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, वैसे शब्दों में तो आप बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं। आप जब कॉपरनिकस की बात करें, आइंस्टीन की बात करें, ऐसे चित्र आपके घर में होंगे, तो बच्चों का सोच ही अलग होगी, है ना, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब सपोज दैट आपके घर में ये जैसे दो चित्र लगे हुए हैं कि भैया एक कोई वो है, और उसने कहा कि भैया सूर्य को निगल लिया, इसकी आदमी था, उसकी पूंछ थी। बच्चा पूछेगा कि ऐसा आदमी था जिसकी पूंछ है, आप बता ही नहीं पाओगे। तो इससे अंदर क्या हुआ, उसका साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो विकसित नहीं होगा। अब कहो कि उसने, कोई पक्षी ने या बंदर ने सूर्य खा लिया, अब सूर्य खा लिया, बच्चा बड़ा होकर पूछेगा कैसे खा लिया, कौन सी रिएक्शन हुई, तो उसका मतलब है आपने उसके बुद्धि का विकास रोक दिया ना। तो घर में ना तो परी की कहानी होनी चाहिए, ना परियों की तस्वीर होनी चाहिए, और ना ही किसी ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिसको आप सिद्ध ना कर सके और जो वैज्ञानिक सोच के विरोध में हो। तो इस तरह से परियों की कहानी और इस टाइप के जो आपके चित्र हैं वो आपके घर में नहीं होने चाहिए। इसीलिए मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चों को परियों की कहानी नहीं सुनानी चाहिए, और ऐसे घर में कोई चित्र नहीं लगाने चाहिए जो वैज्ञानिक विकास में, बच्चों के संवेगात्मक विकास में, मानसिक विकास में बाधा बने। आई थिंक मेरी इस बात को आप समझ रहे होंगे और इस लेक्चर का आनंद ले रहे होंगे। अब देखिए, अगर देखिए, मेरा कहने का मतलब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आगामी में ये श्रृंखला के माध्यम से बहुत चीजें आपके पास लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 10 लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और अपने परिवार के समस्त मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा। देखिए, हम इसमें होने वाली आय से पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग पढ़ाते हैं आपको, है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी के माध्यम से हम उच्च शिक्षा और निम्न शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है उस दोनों पर हम वर्क करते हैं। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा भेजेंगे तो YouTube से आने वाली कमाई से हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे पाएंगे, और अपने लिए जो माता सावित्री फुले एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सहयोग भी मिल जाएगा। तो आप केवल अपने इस वीडियो को देख करके ही इतना डोनेशन हमको कर देंगे कि ये इंस्टीट्यूट बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।